नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम समझेंगे सेल अंडर सेक्शन 54 एंड 55 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या समझेंगे। सबसे पहले तो सेल क्या होता है वो समझेंगे। व्हेन डज सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइज, मतलब 54 सेक्शन जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो अप्लाई कब होता है। तीसरा है सेल कैसे होता है। चौथा है कंसिडरेशन क्या होता है। पांचवा है एसेंशियल्स ऑफ सेल क्या होते हैं। What is the difference between sale and agreement to sale? What are the rights and duties of seller before sale and after sale? What are the rights and duties of buyer before sale and after sale and case law? या ये हम सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल होता क्या है। There are many ways a property can be transferred such as sale, mortgage, exchange, etc. एंड सेल इज़ वन ऑफ देम। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी अगर आपको ट्रांसफ़र करनी है तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे मॉर्गेज हो गया, गिफ्ट हो गया, एक्सचेंज हो गया। मगर सेल जो है, सेल मतलब क्या, आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसके सामने आपको कुछ पैसे मिलते हैं, उसको बोलते हैं सेल। अगर मैं अपना फ्लैट आपको बेचता हूँ 30 लाख रुपए में और आप मुझे सामने 30 लाख दे रहे हैं, तो ये एक सेल हो गया, ठीक है। Section 54 states that sale is defined as a transfer of ownership of property in exchange of consideration। मतलब सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये बोलता है कि अगर मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचता हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगी। सेक्शन 54 जो है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के है, मूवेबल के लिए नहीं है, इतना ध्यान में रखना। अगर मैं आपको अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता हूँ, जैसे फ्लैट हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, है ना, तो बंगलो हो गया, तो मैं आपको बेचता हूँ, सामने आप मुझे पैसा देते हो, तो इसको बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मॉनिटरी होता है जनरली, तो इसको बोलते हैं सेल। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड्स डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद द ओनरशिप राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर मैं क्या करूँगा, आपको अपने फ्लैट की चाबी दे दूंगा, आपको मैंने सबसे पहले अपना फ्लैट बेच दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, आपके पास से पैसे ले लूँगा, जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो हिसाब से, और मैं अपना पोजेशन मतलब आप, मैं अपने घर की चाबी आपको दे दूंगा, आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 54, जिसको बोलते हैं सेल। सेल मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचना और सामने आपको कंसिडरेशन मिलना। When section 54 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी अप्लाइज, कभी सेक्शन 54 अप्लाई होता है। देखिए दोस्तों, सेक्शन 54 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई नहीं होता। इफ अ पर्सन सेल्स हिज मूवेबल प्रॉपर्टी देन इट विल बी कंसिडर एज अ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अगर मैं अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी बेचता हूँ, समझो मेरे पास बाइक है, कार है ना, तो ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। अगर मैं ये चीज़ बेचता हूँ तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आ जाएगा। अगर मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे बंगला है, घर है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो अगर मैं वो चीज़ आपको बेचता हूँ तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 54 में आ जाएगा। अगर मैं मूवेबल बेचता हूँ तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा। ये दोनों डिफरेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। हाउ सेल इज डन, मतलब सेल कैसे होता है। देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 100 और मोर देन सेल वुड बी डन विथ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अगर ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 या तो 100 से ज़्यादा है, तो आपको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे एग्रीमेंट फॉर सेल हो गया, फिर सेल डीड जो है आप रजिस्टर करते हैं, फिर ओनर बन जाते हैं आप, आपने ये सुना ही होगा। और जनरली ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी आपने नहीं देखी होगी जिसकी वैल्यू 100 से नीचे है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, बंगला हो गया, घर हो गया, तो जाहिर सी बात है वो 100 के ऊपर ही होगी उसकी वैल्यू, तो आपको उसको रजिस्टर करवाना ही है, ये कंपलसरी है, ऐसा कानून बोलता है। बट इफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी is less than 100, sale can be done by delivery of property and can also be done by registered instrument। अगर मेरे पास ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 से कम है, ये ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 से कम है। अगर फिर भी है आपके पास, तो अगर मैं आपको बेचना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, वो डिलीवरी मतलब आपको मैं दे दूंगा, है ना, उसके सामने आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कंसिडरेशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचता हूँ तो जाहिर सी बात है सामने मैं कुछ तो लूँगा, जैसे मॉनिटरी वैल्यू है। अगर मैं अपना 30 लाख का घर बेच रहा हूँ तो सामने आपको मुझे 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जनरली मॉनिटरी होता है। कंसिडरेशन इज अ मॉनिटरी वैल्यू पेड बाय द बायर टू सेलर। मतलब आप बायर है और मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, मतलब मैं सेलर हो गया,
तो आप मुझे पैसे दोगे, मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा, ठीक है। एंड कंसिडरेशन इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सेल बिकॉज विदाउट कंसिडरेशन इट विल अमाउंट टू गिफ्ट। देखिए दोस्तों, सेल में कंसिडरेशन होना ज़रूरी है तो ही वो सेल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी 30 लाख की आपको ऐसे ही दे देता हूँ और सामने एक पैसा नहीं लेता आपसे, तो ये जो है वो गिफ्ट हो गया, जो लव एंड अफेक्शन से हम देते हैं किसी को, ठीक है। तो अगर इसको सेल बनाना है तो मुझे आपके पास से कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, मॉनिटरी वैल्यू, जैसे जिसको बोलते हैं कंसिडरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे फेमस केस लो है, ये केस लो का नाम है नालामुथु विनायका वर्सेस BS नीलांकांटा। द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट मटीरियल, कंसिडरेशन में बी प्रोमिस्ड और पेड एट फ्यूचर डेट। देखिए दोस्तों, मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच देता हूँ, कंसिडरेशन आपने मुझे आज दिया कि 10 साल बाद दिया, इससे कुछ मतलब नहीं होता, मगर मैं 10 साल बाद भी आपसे कंसिडरेशन ले सकता हूँ, ठीक है। इन शॉर्ट कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, भले आप आज दो या 10 साल बाद दो, ठीक है। आपने मेरे से प्रॉपर्टी खरीद लिया और आप 2 साल के बाद मुझे कंसिडरेशन दे रहे हैं, फिर भी ये सेल माना जाता है। आज के आज अगर मैं आज ही आपको प्रॉपर्टी बेचता हूँ और आप आज ही मुझे कंसिडरेशन दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है असेंशियल्स ऑफ सेल क्या होता है। सबसे पहले तो पार्टीज होती है, सब्जेक्ट मैटर हो गया, तीसरा है मनी कंसिडरेशन, चौथा है कन्वेनियंस। सबसे पहले बात करते हैं पार्टीज मतलब कौन। इन सेल देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। अभी मैं हो गया, मैं सेलर हूँ, आप हो गए, आप बायर है, तो एटलीस्ट 2 पार्टी तो होनी ही चाहिए, जाहिर सी बात है। अ पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इज नोन एज सेलर एंड अ पर्सन हु बाइज द प्रॉपर्टी इज नोन एज बायर। मैं प्रॉपर्टी 30 लाख की आपको बेच रहा हूं तो मैं सेलर हो गया, और आप परचेस कर रहे हो प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आप बायर हो गए। पार्टीज मस्ट बी मेजर साउंड माइंड एंड पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी मस्ट हैव ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो हम दोनों का माइंड जो है वो साउंड होना चाहिए, मतलब हम मेंटल नहीं होने चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपनी इतनी महंगी प्रॉपर्टी 30 लाख की आपको दे रहा हूँ, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप 30 लाख रुपया मुझे दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको जजमेंटल माइंड होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचता हूँ तो मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी का ओनरशिप होनी ज़रूरी है। अगर मैं ओनर हूँ तो ही आपको बेच पाऊंगा, अदरवाइज नहीं बेच पाऊंगा, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट मैटर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बोलता है कि सेक्शन 54 जो है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को अप्लाई होता है, जैसे घर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल बिकॉज इफ द प्रॉपर्टी इज मूवेबल देन इट विल कम्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि अगर मैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता हूँ तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 54 में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं सेल। अगर मैं मूवेबल प्रॉपर्टी बेचता हूँ, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, बस हो गया, है ना, तो ये जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, अगर मेरे पास मेरा घर है, ठीक है, अब मेरे घर में बहुत बड़ा विंडो है, ठीक है, अब मैं विंडो को स्क्रू ड्राइवर से खोल के निकाल के बेचने जा रहा हूँ, तो ये जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आ जाएगा, क्योंकि विंडो जो है वो मूवेबल हो गया ना, मैंने सारे स्क्रू खोल दिए और उसको मैं समेट के बाहर भंगार में बेचने जा रहा हूँ, तो ये जो हो गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। जब तक वो विंडो की जो फ्रेम होती है ना एल्यूमिनियम की, वो दीवार पे लगी हुई है, तब तक वो इमूवेबल मानी जाएगी। जैसे ही मैं उसको स्क्रू ड्राइवर से खोल के निकाल लेता हूँ और बेचने चला जाता हूँ, तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। यही चीज़ दरवाजे के ऊपर लागू होती है। घर है तो दरवाज़ा तो होगा ही, जाहिर सी बात है। मैं सारे दरवाजे के सारे स्क्रू खोल के मैं उठा के मिस्त्री को बेच के आ गया और मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिला, तो ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, क्योंकि दरवाज़ा पहले इमूवेबल था, क्योंकि वो फिक्स था घर के साथ, जैसे मैंने स्क्रू खोले वो मूवेबल हो गया, ठीक है। मनी कंसिडरेशन क्या होता है, देखिए कंसिडरेशन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल, इट कैन बी पेड और प्रॉमिस टू बी पेड। मतलब अगर मैं आपको आज अपनी प्रॉपर्टी बेचता हूँ ये आज की तारीख पे, तो आप मुझे 1 साल बाद भी पेमेंट कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है, मगर पेमेंट होना ज़रूरी है, ये बात ध्यान में रखिए आप, चाहे वो आज हो या कल हो, ठीक है। कन्वेंस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको बोलते हैं TPA, देयर आर 2 वेज ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर। सबसे पहले डिलीवरी ऑफ पोजेशन, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचता हूँ तो मैं अपने घर की चाबी आपको दे दूंगा और आप आके यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मोर देन 100,
तो रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। 100 या तो 100 से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अगर 100 से लेस है तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, मैं आपको पोजेसन दे सकता हूँ डायरेक्टली और थोड़ा पैसा ले सकता हूँ जो भी प्रॉपर्टी का बनता है वो। द ऑप्शन ऑफ डिलीवरी इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू 100 और मोर बिकॉज इट शुड बी डन बाय ओनली रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अगर जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता हूँ, वो उसकी वैल्यू है 30 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल, तो उसका डिलीवरी और पोजीशन देना जरूरी। खाली उससे काम नहीं होगा, मेरे को रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ेगा, आपके साथ 2 विटनेस भी लगेंगे, आपका फोटो लेंगे, आपका थंबप्रिंट लेंगे, सब करके मेरे को रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके मैं आपको बेच पाऊंगा और आपसे पैसे ले सकता हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों। जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, खास करके इमूवेबल, तो आपके एरिया में जो रजिस्ट्रार होता है ना, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है डॉक्यूमेंट, साथ में आपको 2-3 विटनेस भी लेके जाने पड़ते हैं। ठीक है, when the value of immovable property is more than 100, sale should be done by registered instrument only। मैं अपना घर इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो मैं बेच रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं देखी जो इमूवेबल है और उसकी वैल्यू 100 से नीचे है। जाहिर सी बात है सबकी वैल्यू 100 से ज़्यादा ही होगी, तो उसको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेल डीड। एग्रीमेंट फॉर सेल एंड सेल का बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सेल क्या होता है? ट्रांसफर प्रॉपर्टी टेक प्लेस इमीडिएटली, मतलब मैं आज ही अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेल डीड जो होता है ना उसको ड्राफ्ट करूँगा, उसको बराबर बनाऊंगा, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे 2-3 विटनेस के साथ रजिस्ट्रार के ऑफिस में, वहाँ जाके हम थंबप्रिंट देंगे, अपना फोटो खिंचवाएंगे और प्रॉपर्टी रजिस्टर कर डालेंगे। इसको बोलते हैं सेल, मतलब प्रॉपर्टी तुरंत ही आपको मैंने बेच दिया। एग्रीमेंट टू सेल, अभी हुआ क्या, मैं आपकी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आप डायरेक्ट तो खरीद नहीं लोगे ना, पहले आप मेरे घर पे आओगे, प्रॉपर्टी को देखोगे, अगर आपको पसंद आई तो हाँ ना क्या टेबल पे बैठेंगे हम लोग, फिर एक डील होगी, बराबर। तो इसमें क्या होता है, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट बनता है कि हाँ मिस्टर XYZ ने मिस्टर PQR को प्रॉपर्टी बेचने का डिसीजन ले लिया है, हालांकि अभी बेची नहीं है, मगर दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसको बोलते हैं सेल एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। मतलब मैं फ्यूचर में आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हूँ 30 लाख में। ठीक है, इट इज़ अ सेल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर कंसिडरेशन टू बी पेड इमीडिएटली। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेल में जो सेल है इसमें क्या करूँगा, अपनी प्रॉपर्टी इमीडिएटली आपको दे दूंगा और साथ में पैसा भी तुरंत ले लूँगा। यहाँ पे क्या होता है, इन एग्रीमेंट टू सेल एवरीथिंग बी डन इन फ्यूचर। मतलब मैं पहले हम लोग ने डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि आप मेरी प्रॉपर्टी खरीदोगे, तो अभी फ्यूचर में मैं आपको प्रॉपर्टी बेचने वाला हूँ, तब तक के लिए कुछ तो डॉक्यूमेंट बनेगा ना, तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। बाद में यही एग्रीमेंट टू सेल को आप जैसे ही रजिस्टर के पास रजिस्टर करवाते हो, वो जो मैंने बोला ना 2 विटनेस लगेगा, थंबप्रिंट लगेगा, फोटो लगेगा, यही एग्रीमेंट जो है वो सेल डीड बन जाता है। तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो फ्यूचर में हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल, आई सोल्ड प्रॉपर्टी टू यू फॉर कंसिडरेशन ऑफ 15 लाख। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी बेच दिया, और या तो फिर है ना, प्रॉपर्टी बेच दिया और सामने आपने मुझे 15 लाख रुपया दे दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 लाख ही थी। ठीक है, आई एम गोइंग टू सेल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर 15 लाख आफ्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हो उसके पहले ही आपने मुझे थोड़ा पैसा दे दिया एडवांस में, ताकि मैं टोकन आपका ले लूँ और आपके लिए प्रॉपर्टी फ्यूचर में एडवांस में जमा रखूँ अपने पास, ताकि जैसे आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाए आप मुझे पैसा दे दो, मैं आपको प्रॉपर्टी सेल कर दूँ। आपने बहुत बार देखा होगा, जो बिल्डर होता है, बिल्डर वो चालू बिल्डिंग में ही वो फ्लैट बेचना शुरू कर देते हैं, ताकि उसको भी पैसा मिले बिल्डिंग बनाने के लिए और सामने वाले को भी सस्ता पड़े फ्लैट, क्योंकि वो बन रहा है ना, इसलिए। तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। बिल्डर तुरंत नहीं बेच पाएगा, क्योंकि बिल्डिंग बना ही नहीं है ना, आधा ही बना है, उसमें लाइट लगेगी, पानी कनेक्शन मिलेगा, तब जाके वो बेचेगा। इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज एग्जीक्यूटेड एज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया वो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये 2 बात हो गई। सेल जो है वो राइट इन रेम होता है। ठीक है, मतलब राइट इन रेम मतलब आपका जो राइट है वो अगेंस्ट होल वर्ल्ड, मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी में रह सकते हैं आराम से बिना किसी चिंता के। राइट इन पर्सोनम, मतलब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी मैं आपको फ्यूचर में बेचूंगा, अभी नहीं, तो ये राइट इन पर्सोनम हो गया। सेलर कैन शू बायर फॉर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेलर जो है, अगर मैं आपको प्रॉपर्टी बेचता हूँ 30 लाख में, आपने मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैं आपको केस कर सकता हूँ आप पे। और यहाँ पे क्या होता है, सेलर
कैन sue buyer only for damage not for the price। मतलब अब यहाँ पे समझो मैं बिल्डर हूँ, मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है। आपने बोला कि मैं 15 लाख में फ्लैट खरीदने को तैयार हूँ, मैंने बोला ठीक है आपको मैं दे दूंगा, आप मुझे एडवांस दे दो। तो आपने मुझे एडवांस दे दिया और मैंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम आगे चालू कर दिया। अब आपने मुझे दो साल के बाद मुझे बोला कि सॉरी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं फ्लैट नहीं खरीद सकता, तो मेरा काम तो अटक गया ना। तो मैं आपके पास से डैमेज जो है वो ले सकता हूँ, ठीक है। सेल इज लायबल फॉर सेल टैक्स। अभी मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, समझो 30 लाख में, तो आपको गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी तो देना पड़ेगा ना, जिसको सेल टैक्स मतलब क्या, स्टैम्प ड्यूटी। अगर 30 लाख का प्रॉपर्टी है, उसमें आप अगर एग्रीमेंट रजिस्टर कराते हो तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी भी लगता है, और वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कम से कम 2-3 लाख रुपया होता है, परसेंटेज के ऊपर होता है, मगर वो अपने आप काउंट होके आ जाता है। तो उसको बोलते हैं सेल टैक्स, जो आपको जैसे ही आपको सेल मैंने कर दिया आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एग्रीमेंट टू सेल इज नॉट लायबल फॉर टैक्स, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बेची ही नहीं है ना एग्रीमेंट टू सेल में। मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है वो फ्यूचर में बेचूंगा आपको, मगर बेचूंगा ज़रूर। अभी यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिली नहीं है, तो आप सेल टैक्स क्यों भरोगे। सेल में आपको टैक्स इसलिए भरना पड़ता है क्योंकि आपको प्रॉपर्टी मिल चुकी है। मगर यहाँ पे क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल में आपको प्रॉपर्टी फ्यूचर में मिलेगी, तो आपको अभी सेल टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें होगी वो फ्यूचर में होगी। ओनली इन सेल सेलर हैज़ नो राइट ऑफ रीसेल। मतलब मैं सेलर हूँ, मैंने आपको एक बार बेच दिया तो मैं रीसेल नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप ओनर हो गए ना, मैं तो अभी मालिक हूँ नहीं, तो मैं दूसरे को बेच दूँ, ठीक है। सेलर इज राइट टू रीसेल। अभी यहाँ पे क्या होता है, मैंने अभी आपको बिल्डर का एग्जांपल दिया कि मैं अभी बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो आपने फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो मेरी मर्जी, मैं दूसरे को दे दूंगा, बराबर ना। जो भी मैंने आपसे टोकन मनी एडवांस लिया था वो मैं आपको वापस दे दूंगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मैं दूसरे को पकड़ लूंगा, वो मेरे से खरीद लेगा प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड the loss is borne by the buyer even though the goods are in the possession of seller। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बेच दिया और आपके प्रॉपर्टी के अंदर जो गुड्स था वो जल गया, तो जो आप हो, आपको सारे जो लॉस है वो भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मालिक अल्टीमेटली आप हो गए। यहाँ पे क्या होता है, जो द लॉस फॉर ऑन द सेलर इवन तो द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ बायर। मतलब लॉस जो है वो मेरा होगा यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल में। अगर कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हो गई तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा वो, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सेल जो है वो इमीडिएटली मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगा आपको। एग्रीमेंट टू सेल में जो भी डील होगी प्रॉपर्टी की वो फ्यूचर में होगी, मगर फ्यूचर में डील होने से पहले ही हम अभी एक ऐसा एग्रीमेंट बनाएंगे जो फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा। जैसे मेरा नाम केवल है, आपका नाम है ABC, ठीक है। तो केवल मिस्टर ABC को फ्यूचर में 2 साल के बाद प्रॉपर्टी बेचेगा, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट टू सेल हो गया, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था 30 लाख के लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर ABC को बेचूंगा, और वो जैसे ही प्रॉपर्टी 2 साल के बाद बन जाती है बिल्डिंग, तो मैं आपको दे दूंगा। इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। इन सेल ट्रांसफर इमीडिएटली होता है। मतलब सेल में क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं आपको तुरंत दे दूंगा, आप मुझे तुरंत पैसे दे दोगे। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्टी फॉर मी बन रही है तो मैं आपको फ्यूचर में प्रॉपर्टी दे दूंगा। आई सोल्ड प्रॉपर्टी टू 15 लाख एंड आपने मुझे तुरंत कंसिडरेशन दे दिया। यहाँ पे क्या होता है, कंसिडरेशन जो है वो फ्यूचर में मुझे मिल सकता है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सब भी आपको समझ गया होगा। सेलर कैन सू बायर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेलर में मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दी मगर आप मुझे कंसिडरेशन का चेक या तो DD कुछ दे नहीं रहे, तो मैं आपको केस कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, केस नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर्टी बनी ही नहीं है, ठीक है। सेलर को टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी टैक्स मतलब क्या, जो स्टैम्प ड्यूटी है। स्टैम्प ड्यूटी जब आप घर खरीदते हो तो आपको गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, इसको बोलते हैं सेल टैक्स। क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी तुरंत बेच दी ना, तो आपके पास अभी प्रॉपर्टी आ गई है, आप मालिक बन गए उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो जैसे आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हैं आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। और यहाँ पे क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी आपके हाथ में प्रॉपर्टी है नहीं, मैं आपको फ्यूचर में आपको दूंगा जैसे ही बिल्डिंग मेरा बन जाता है। तो यहाँ पे आपको सेल टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं। सेल टैक्स मतलब स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। सेलर इज नो राइट टू रीसेल। मतलब मैंने आपको एक बार प्रॉपर्टी बेच दिया तो मैं दूसरी बार दूसरे को नहीं बेच सकता, क्योंकि मालिक अब मैं नहीं हूँ, मालिक आप बन गए, ठीक है। हाँ, मतलब आप जो है वो दूसरे को बेच सकते हैं, मगर मैं सेलर हूँ, पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी बेच दिया 30 लाख में, तो मैं यही प्रॉपर्टी दूसरे को नहीं बेच सकता क्योंकि आप अब मालिक बन गए।
हाँ, फ्यूचर में 10-15 साल बाद आप किसी को बेचे वो बात अलग है। सेलर इज राइट टू रीसेल। अभी बिल्डिंग तो बन रही है ना एग्रीमेंट टू सेल में, तो अगर आपने फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, समझो फाइनेंशियल इशू हो गया, आपके पास पैसे नहीं है, आपने मुझे रीज़न बता दिया कि केवल भाई मैं आपसे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, तो मैं बोला ठीक है मैं दूसरे को पकड़ लूँगा, उसको 30 लाख में बेच दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, गुड्स जो है या तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई तो सेलर के गले पे सारा लायबिलिटी आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के मालिक तो अल्टीमेटली आप है। यहाँ पे क्या होता है, गुड्स अगर गुड्स मतलब प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो मैं फ्लैट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वो डैमेज हो गया तो मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि मैंने अभी प्रॉपर्टी बेची ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ सेलर। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, शॉर्ट नोट आती है, फुल लेंथ आंसर आता है, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। द राइट एंड ड्यूटी ऑफ सेलर एंड बायर आर गवर्न बाय द सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, जिसको टीपीए भी बोलते हैं शॉर्ट में। ड्यूटी ऑफ सेलर बिफोर सेल, जो सेलर मतलब मैं सेलर हूँ, मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, तो मेरी ड्यूटी क्या है सेल करने से पहले, द सेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल डिफेक्ट्स टू द बायर ऑफ द प्रॉपर्टी विच द बायर इज नॉट अवेयर। मतलब मैं अब आपको अपनी प्रॉपर्टी 30 लाख में बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं प्रॉपर्टी का जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, जैसे छत पे से पानी टपकता है, या तो फिर लाइट बार बार जाती है, इलेक्ट्रिक में शॉर्ट सर्किट होती है बहुत बार, ये बिल्डिंग बहुत पुराना है, लिफ्ट नहीं काम करती बिल्डिंग में, तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मुझे आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। सेलर इज बाउंड टू प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। अगर मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ 30 लाख में, तो मुझे ये मेरी ड्यूटी है कि मैं प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊँ। अगर मैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं बताता तो ये आपका हक है कि आप सेल को जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मालिक हूँ, मैं रियल ओनर हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे, ठीक है। द सेलर इज बाउंड टू गिव द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन टू द बेस्ट नॉलेज, है ना, विच आर पुट बिफोर हिम। अगर आप बायर है और मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, आपको अपने पैसे की चिंता होती है कि मैं 30 लाख रुपए दे रहा हूँ तो ये कहीं कहीं वेस्ट ना हो जाए, तो जो भी आपके डाउट है, तकलीफ है, वो मेरी ड्यूटी बनती है कि वो सारे आंसर के जवाब में सेटिस्फाई होकर आपको दे दूँ। द सेलर इज बाउंड टू पे ऑल द चार्ज एंड रेंट ड्यूज और गवर्नमेंट फीस अप टू डेट ऑफ द सेल। मैं आपको समझो, मैं आज से आपको सेल कर रहा हूँ 30 लाख में, तो उसके पहले मेरी जितनी भी लायबिलिटी है प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे गवर्नमेंट को घर पट्टी नहीं भरा, लाइट बिल नहीं भरा, तो वो सारी जो ड्यूज है, लायबिलिटी, वो खत्म करने के बाद ही मैं आपको बेचूंगा, ठीक है, ताकि आपके पास लायबिलिटी ट्रांसफर ना हो। ड्यूटी ऑफ सेलर आफ्टर सेल, इट इज द सेलर्स ड्यूटी टू गिव पोजेशन टू द बायर। मैं अपनी प्रॉपर्टी 30 लाख में आपको बेच रहा हूं, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं वो प्रॉपर्टी की जो कीज है, चाबियां है, वो आपको दे दूं, ताकि वो आप मेरे घर में आके रह सके। इसको बोलते हैं पोजेशन। बायर और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट सच पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। सेलर्स राइट बिफोर सेल, आप सेलर है, आपका क्या हक बनता है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 सब सेक्शन 4A of TPA, seller has right to receive all the rents and profit out of that property। अभी मैं सेलर हूं, ठीक है, मेरे क्या हक बनते हैं प्रॉपर्टी सेल करने से पहले। तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बेची नहीं है, जब भी मैं आपको बेचूंगा उसके पहले जितने भी रेंट्स एंड प्रॉफिट है वो मैं प्रॉपर्टी से कमा सकता हूँ। और एक बार मैंने आपको प्रॉपर्टी बेच दिया, फिर आपकी मर्जी, आप रह भी सकते हैं या तो भाड़े भी चढ़ा सकते हैं, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जब तक मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचता तब तक मैं वो प्रॉपर्टी भाड़े पे भी दे सकता हूँ और उसमें जो प्रॉफिट है वो कमा सकता हूँ, ठीक है। सेलर्स राइट आफ्टर सेल, मेरा राइट, मैं सेलर हूँ, सेल करने के बाद मेरा राइट क्या है, इफ एनी अमाउंट इज अनपेड देन द सेलर इज राइट टू रिकवर दैट मनी आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी 30 लाख में बेच दिया, आप मुझे 15 लाख दे के फिर बोल रहे हो कि नहीं केवल भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आपके पास से कोर्ट में केस करके आपके पास से पैसे ले सकता हूँ, ये मेरा राइट हो गया, ठीक है। व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बायर। अब ये एग्जांपल में बायर कौन है, आप है, ठीक है। तो सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ सेलर एंड बायर, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ बायर बिफोर सेल, मतलब आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आप बायर है, सेल करने होने से पहले आपकी ड्यूटी क्या है, द बायर इज बाउंड टू डिस्क्लोज फैक्ट्स विच मटेरियली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब आपको मुझे वो सारी बात बतानी पड़ेगी कि आप अपनी प्रॉपर्टी
मेरी प्रॉपर्टी खरीद के आप क्या करेंगे और ऐसा क्या होने वाला है फ्यूचर में जिससे इस प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं। बायर इज लायबिलिटी टू पे द प्राइस फॉर प्रॉपर्टी। जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 30 लाख में, तो आपको मुझे उसके पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तो ये आपकी लायबिलिटी हो गई। ठीक है। ड्यूटीज ऑफ बायर आफ्टर सेल, मतलब आप बायर है और आपकी ड्यूटी सेल होने के बाद क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 सब सेक्शन 5C ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, बायर इज बाउंड टू डिस्क्लोज और बियर एनी लॉस अराइजिंग आउट ऑफ डिस्ट्रक्शन, इंजरी, डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बार मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच दी 30 लाख में, फिर मेरा उस प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि मालिक जो है वो आप बन गए, बराबर। अभी यहाँ पे क्या होता है, समझो कोई भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया और गलती से आपका बिल्डिंग जो है वो गिर गया, तो ये लायबिलिटी है वो सारी की सारी आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बेच दिया, मतलब बात खत्म, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। आप मालिक बन गए तो आपकी ड्यूटी है कि आप वो लॉस जो है उसको संभालें, और ये लॉस जो है वो ऐसा होना चाहिए जो मेरी वजह से ना हो। मैं सेलर हूँ ना, और ये जो लॉस है वो नेचुरल डिजास्टर होना चाहिए, या तो फिर मेरा किया हुआ डिजास्टर नहीं होना चाहिए। अगर भूकंप आ गया और बिल्डिंग गिर गई तो ये सारा लॉस, नुकसान जो है वो आपको भरपाई उठाना पड़ेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 सब सेक्शन 5D ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, अ बायर इज लायबल टू पे द आउटगोइंग, दैट इज द गवर्नमेंट ड्यूज, रेंट, रेवेन्यू एक्सेट्रा। अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं तो आपको हर साल घर पट्टी देनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट टैक्स, है ना। प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे आप स्टैम्प ड्यूटी भरते हो गवर्नमेंट को, वो भी एक टैक्स हो गया। फिर मेंटेनेंस जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा। सोसाइटी में आप रहते हो तो आपको सेक्रेटरी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा हर महीना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो। ठीक है। बायर्स राइट बिफोर सेल, बायर जो है मतलब आप ये एग्जांपल में आप बायर है तो आपके राइट क्या होता है बिफोर सेल। चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द परचेस मनी प्रॉपरली पेड बाय हिम एंटिसिपेशन ऑफ नोट डिलीवरी, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का कोई चार्ज मतलब क्या होता है। देखो मैं सेलर हूँ, ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर्टी बेची 30 लाख में। अभी यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी प्रॉपर्टी जो है वो ऑलरेडी किसी गफले में फंसी होती है, जैसे मॉर्गेज हो गया, बैंक लोन हो गया, तो वो सारी लायबिलिटी लोन वगैरह ख़त्म करके ही मैं आपको बेच सकता हूँ, ये आपका राइट हो गया। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।